एक माइंडसेट बना होता है महिलाओं का कि घर के अंदर की बात बाहर ना जाए, क्योंकि रहना तो इसी घर में है। ये मानसिकता लेके महिलाएं झेलती जाती हैं, हिंसा का पात्र बनी रहती हैं। पर ये गलत है। अगर आपको अपने अधिकारों का पता ही नहीं है तो आप क्या सवाल उठाएंगे किसी का? तो इसलिए ये एक्ट हमें अवगत करवाता है कि हमारे कौन से एक्ट्स जिनसे हम जाने अनजाने में डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहे हैं किसी के साथ। तो ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। तो ये एक्ट जो महिलाएं अपने आप को अक्षम पाती हैं इन परिस्थितियों में जिनमें उनके साथ हिंसा हो रही है और जो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उस कंडीशन में जरूरी है कि महिलाएं अपनी आवाज उठाएं। तो ये एक्ट उन महिलाओं का संरक्षण करता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 में बात की गई है कि डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा क्या है। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में क्लॉज ए में कहा गया है कि जब रिस्पोंडेंट का कोई कार्य या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा, यदि वह क्लॉज ए के अकॉर्डिंग व्यथित व्यक्ति यानी कि अग्रीव्ड पर्सन के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है, यहाँ नुकसान पहुंचा रहा है वो उसको अग्रीव्ड पर्सन को, या उसकी ऐसा करने की प्रकृति है। यहाँ रिस्पोंडेंट का एक्ट जो है उसकी नेचर ऐसी है कि जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है। और क्लॉज बी बात करता है कि किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए रिस्पोंडेंट यहां अग्रीव्ड पर्सन से अनलॉफुल डिमांड करता है। डिमांड की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से अग्रीव्ड पर्सन का उत्पीड़न करता है। या अब क्लॉज सी, इसमें बात हो रही है कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति मीन्स अग्रीव्ड पर्सन या उससे संबंधित किसी व्यक्ति, यहाँ किसी व्यक्ति से मतलब ये है कोई भी हो सकता है जो कि रिलेटेड हो, नातेदारी हो उसकी अग्रीव्ड पर्सन से। इसमें उसके फादर हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकता है, या फिर उसकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या फिर कोई उसका फ्रेंड भी हो सकता है। उस व्यक्ति को हानि पहुंचाने का यहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन धमकियां दे रहा है, प्रभाव रखता है। और क्लॉज डी में बात की गई है कि अग्रीव्ड पर्सन को पहुंचाता है, मारता है, पीटता है। वो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। मानसिक मीन्स ताना मारता है, गालियां देता है यहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है अग्रीव्ड पर्सन को। आगे एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 में बात की गई है कि फिजिकल एब्यूज का मतलब क्या है। मीन्स शारीरिक दुरुपयोग से ऐसा कोई कार्य, एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसका कोई एक्ट ऐसा है जिसकी नेचर ऐसी है कि जो व्यथित व्यक्ति को मीन्स अग्रीव्ड पर्सन को शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है, या उसके स्वास्थ्य या विकास का हरास करता है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे उसके ऊपर कमिट कर रहा है फिजिकल फोर्स, मार रहा है, पीट रहा है। बोला गया है कि सेक्सुअल अब्यूज क्या है। सेक्सुअल अब्यूज यानी कि लैंगिक दुरुपयोग से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है। और थर्ड में बोला गया है कि वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज क्या है। मीन्स मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग क्या है। तो उसमें ए क्लॉज में बोला गया है कि
insults, ridicule, humiliation, name calling and insults or ridicule, especially with regard to not having a child or a male child. इसमें बोला गया है कि अपमान करना, महिला का अपमान कर रहा है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट उसका मजाक उड़ाता है, तिरस्कार करता है, गाली देता है, विशेष रूप से संतान या नर बालक के ना होने के संबंध में अपमान या उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना। और बी में बोला गया है रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन हुम द एग्रीव्ड पर्सन इज इंटरेस्टेड। किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देता है जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है। इसमें कोई भी नातेदार हो सकता है, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या उसकी संतान। फोर्थ बात यहां जो की गई है उसमें एक्सप्लेन किया गया है इकोनॉमिक अब्यूज क्या है। इकोनॉमिक अब्यूज में कहा गया है कि ए, ऐसे सभी यकीनी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी लॉ या कस्टम के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के ऑर्डर के अधीन है, जिनकी व्यथित व्यक्ति किसी आवश्यकता के लिए जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति यानी कि एग्रीड पर्सन और उसके बच्चों यदि कोई हो के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं अपेक्षा करता है, किंतु जो उन पर तक सीमित नहीं है। स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के साझा गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित रेंट भी यहाँ इंक्लूड है। और बी में बोला गया है कि गृहस्थी की चीजें मूवेबल या इमूवेबल वैल्यूएबल सिक्योरिटी बॉन्ड को डिस्पोज ऑफ कर देता है। यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है वो या अन्य संपत्ति का जिसमें व्यथित व्यक्ति अग्रीड पर्सन यानी कि महिला कोई हित रखती है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है, या जिसकी व्यथित व्यक्ति अग्रीड पर्सन जो है या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है, या उसके स्त्रीधन या व्यक्ति द्वारा संयुक्तता या पृथक्करण धारित किसी अन्य संपत्ति का डिस्पोज ऑफ कर देना। यहाँ पे बात की गई है जॉइंटली या सेपरेटली ओन्ड प्रॉपर्टी की, जो कि अग्रीड पर्सन की थी या है, जिसको जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है वो बिना पूछे डिस्पोज ऑफ कर देता है। और सी में बात की गई है ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत सांझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट करना। ये एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बात की गई है यदि कोई रिस्पोंडेंट, यहाँ पे बात की गई है कि जो रिस्पोंडेंट है उसका कौन सा आचरण कॉन्स्टिट्यूट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस उसने की या नहीं की, वो डिपेंड करता है हर एक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को होली देखा जाएगा, तब कंसिडरेशन में लेके तब समझा जाएगा कि हाँ वाकई में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या नहीं हुई है।